आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना की बात कर रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसी घटना जो युद्ध और नैतिकता पर हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण में हम पहली बार हुए परमाणु हमलों के पीछे के तथ्यों, परिस्थितियों और उस डरावने सच को समझेंगे जिसके निशान आज भी पूरी तरह से मिटे नहीं हैं। जरा सोचिए, 6 अगस्त 1945 की सुबह थी। 8:15 हुए थे। हिरोशिमा में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। आसमान साफ था, लोग अपने दफ्तर जा रहे थे और बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। तभी एक अमेरिकी B-29 बॉम्बर हवाई जहाज से एक अनजान चीज हवामंडल से नीचे गिरी। उसे जमीन तक आने में ठीक 43 सेकंड्स लगे और उन 43 सेकंड्स के फ्री फॉल के बाद अगले ही पल सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। एक बेहद भयानक धमाका हुआ। एक ऐसी चमकती हुई रोशनी और आग का गोला पैदा हुआ जिसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ऐसा समझिए जैसे सूरज आसमान से उतरकर सीधा एक आबादी वाले शहर के बीचों बीच आ गया हो। लेकिन सबसे डराने वाली बात क्या थी? इसका नतीजा पलक झपकते ही लगभग 80,000 जानें एक ही सेकंड के अंदर खत्म हो गईं। एक पूरी की पूरी आबादी मानो धुएं में बदल गई। ये इस घटना का सबसे भयानक सच है, पर सवाल ये उठता है कि इंसानियत इस हद तक आखिर आकर पहुंची कैसे? इस भयावह तबाही को देखकर इस बॉम्ब को बनाने वाले मुख्य वैज्ञानिक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर तक खुद सहम गए थे। उन्होंने एक हिंदू ग्रंथ का हवाला देते हुए अपने दर्दनाक एहसास को कुछ यूं बयान किया था, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनियाओं का विनाशक। तो चलिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं कि दुनिया इस विनाशक युग के दरवाजे पर आखिर कैसे खड़ी हो गई। शुरू करते हैं इस पूरे किस्से के पहले हिस्से से, द फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब। और इस तबाही तक पहुंचने का रास्ता हमारे दूसरे हिस्से से होकर गुजरता है, द पाथ टू पर्ल हार्बर। अब देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में जापान एक ग्रेटर एशिया बनाने का बड़ा सपना देख रहा था और इसीलिए वो तेजी से अपने पड़ोसी देशों पर कब्जा कर रहा था ताकि वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। इस बात को रोकने के लिए अमेरिका ने आर्थिक पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। पहले आयरन और स्टील पर रोक लगाई और फिर तेल की बिक्री पूरी तरह से बंद कर दी। उस वक्त की बात करें तो जापान अपना लगभग 80% तेल अमेरिका से ही लेता था। अमेरिका चाहता था कि जापान अपने कब्जे वाले क्षेत्र छोड़ दें, पर जापान ने झुकने के बजाय मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे तेल वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया और यही सिलसिला आगे चलकर पर्ल हार्बर के हमले में बदल गया। दिसंबर 1941 का महीना था। जापान ने बिना किसी चेतावनी के अचानक होनोलुलु के पर्ल हार्बर पर एक धमाकेदार हमला कर दिया। इसके नतीजे बेहद खौफनाक थे। 19 यूएस नेवी शिप्स और 188 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स नष्ट हो गए और 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई। इसी एक घटना ने तटस्थ बैठे अमेरिका को मजबूर कर दिया कि वो दूसरे विश्व युद्ध में पूरी तरह से उतर आए। इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, एक ऐसे युद्ध पर जहां हार मानना मना था, अ वॉर विदाउट सरेंडर। उस दौरान दुनिया भर में जर्मनी और इटली जैसे देश समर्पण कर चुके थे, लेकिन जापान किसी भी कीमत पर हार मानने को तैयार नहीं था। खैर, इसका कारण उनका नेता और उनकी परंपरा थी। वहां के सम्राट को भगवान का दर्जा दिया जाता था। बुशिडो नामक समुराइयों की परंपरा को इस तरह बदल दिया गया था कि दुश्मन के सामने झुकने या हार मानने को सबसे बड़ा अपमान माना जाने लगा और देश के लिए जान दे देने को सबसे बड़ा सम्मान। इसी का नतीजा थे कामिकाज़े पायलट, जो बिना सोचे समझे अपने हवाई जहाज़ों को दुश्मन के जहाज़ों पर क्रैश करके खुद की और दुश्मनों की जान ले लेते थे। ये बिना समर्पण वाली जिद कितनी जानलेवा थी, इसका सबूत थी बैटल ऑफ ओकिनावा, जिसे पैसिफिक का सबसे खूनी युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में लगभग 1,10,000 जापानी सैनिक मारे गए, लेकिन उससे भी डराने वाली बात यह है कि 1 लाख आम नागरिक इस युद्ध की भेंट चढ़ गए, जो उस समय उस द्वीप की आबादी का पूरा 25% था। इन आंकड़ों ने अमेरिकी सेना के सामने एक सच्चाई रख दी, अगर उन्होंने जापान पर जमीनी हमला किया तो वहां हर एक नागरिक अपनी आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार रहेगा। और यहीं आती है एक बेहद मुश्किल घड़ी, हमारा चौथा हिस्सा, ट्रूमन्स अल्टीमेट डिसीजन। उस वक्त तक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का निधन हो चुका था और नए राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन के कंधों पर एक ऐसी दुविधा थी जिसका जवाब देना बेहद भारी था। उनके पास युद्ध खत्म करने के सिर्फ 2 रास्ते बचे थे। पहला रास्ता था ऑपरेशन डाउनफॉल,
यानी जमीनी आक्रमण, जिसका अंदाजा लगाया गया कि इसमें करीब 10 साल का वक्त लगेगा और लगभग 1 मिलियन अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे। दूसरा रास्ता था एक नए और बिल्कुल गुप्त हथियार का इस्तेमाल, यानी मैनहट्टन प्रोजेक्ट का परमाणु बम। इससे युद्ध शायद तुरंत खत्म हो जाता, पर अंदाजा था कि करीब 2 लाख आम नागरिकों की जानें चली जाएंगी। आप खुद सोचिए, ये युद्ध का सबसे कठोर गणित था। जुलाई 1945 में मित्र राष्ट्रों ने पॉट्सडम डिक्लेरेशन के जरिए जापान को एक आखिरी मौका दिया और बिना किसी शर्त के समर्पण की मांग की। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने हार नहीं मानी तो प्रॉम्प्ट एंड अटर डिस्ट्रक्शन, यानी तुरंत और पूर्ण विनाश तय है। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये विनाश असल में दिखेगा कैसा। जापान ने इस मांग को ठुकरा दिया और उस इनकार के बाद आखिरी और भयावह फैसला ले लिया गया। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले पड़ाव पर, डेवस्टेशन एंड फाइनल सरेंडर। जब ये कठोर फैसला जमीन पर उतरा तो तबाही ऐसी थी जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। हिरोशिमा शहर का 70% हिस्सा पलक झपकते पूरी तरह मिट गया। हालात इतने भयानक थे कि इंसानों की परछाइयां हमेशा के लिए वहां के पत्थरों पर छप गईं। और आफत यहीं खत्म नहीं हुई। हवा में मौजूद जहरीली धूल और नमी ने मिलकर बादल बना लिए और आसमान से एक काली, जहरीली और ग्रीस जैसी चिपचिपी बारिश होने लगी। जिन लोगों की जान किसी तरह बच गई थी, उन्हें कोई मेडिकल मदद नहीं मिल सकी, क्योंकि 90% से ज्यादा मेडिकल स्टाफ और अस्पताल उस पहले धमाके में ही राख हो चुके थे। इस तबाही के बाद के कुछ दिन शायद इतिहास के सबसे तेज और भयावह दिन थे। 6 अगस्त को हिरोशिमा पर हमला हुआ, फिर 9 अगस्त की सुबह सोवियत यूनियन ने जापान पर हमला कर दिया और उसके ठीक बाद उसी दिन सुबह 11 बजे फैटमैन नाम का एक दूसरा और भी ज्यादा शक्तिशाली बॉम्ब नागासाकी पर गिरा दिया गया। इन लगातार धक्कों ने दिला हिला दिया और जापान के सुप्रीम काउंसिल में समर्पण के लिए 3-3 का टाई हो गया। आखिरकार सम्राट हिरोहितो ने खुद टाई तोड़ते हुए 15 अगस्त को हार मानने की घोषणा कर दी। और इसके साथ ही शुरू होता है हमारा आखिरी हिस्सा, द ग्रेट मॉरल डिलेमा। युद्ध तो खत्म हो गया, पर एक बहस शुरू हो गई जो पिछले कई दशकों से आज तक चली आ रही है। एक तरफ यूएस मिलिट्री और उनके समर्थकों का तर्क है कि इस फैसले की वजह से कम 1 मिलियन अमेरिकी सैनिकों की जान बचा ली गई और एक जिद्दी दुश्मन को आत्मसमर्पण पर मजबूर कर दिया गया। पर दूसरी तरफ आलोचक एक बेहद कड़वा सवाल पूछते हैं। उनका मानना है कि दुश्मन की सेना को डराने के लिए 95% आम नागरिकों को निशाना बनाना कहाँ तक ठीक था? क्या किसी खाली द्वीप पर बॉम्ब गिराकर चेतावनी नहीं दी जा सकती थी? और कई विशेषज्ञ तो ये भी मानते हैं कि समर्पण की असली वजह बॉम्ब था ही नहीं, बल्कि सोवियत यूनियन का आक्रमण था। इस बहस की दरारें कितनी गहरी हैं, ये एक 1991 के सर्वे से बिल्कुल साफ हो जाता है। डेकेड्स भी जाने के बाद भी लगभग 63% अमेरिकी मानते हैं कि ये हमला ठीक था, जबकि सिर्फ 29% जापानी इस बात से सहमत हैं। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि अलग-अलग देशों का इतिहास और उनकी पीड़ा किस तरह से उनके नज़रिए को पूरी तरह से बांट देते हैं। सच कहूं तो ये जख्म आज भी भरा नहीं है। तो चलिए इस पूरे विषय को हम एक गहरे नैतिक सवाल पर खत्म करते हैं। एक ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जिसे द आई इन द स्काई डिलेमा कहा जाता है। सोचिए कि अगर किसी देश के नेता को हजारों या लाखों लोगों की जान बचाने के लिए न्यूक्लियर कोड्स हासिल करने हो और उसके लिए उसे मजबूरन अपने ही हाथों से किसी एक बिल्कुल मासूम इंसान की जान लेनी पड़े, तो क्या उस एक की बलि हजारों को बचाने के लिए उचित होगी? जब फासला हजारों मील का होता है तो बटन दबाना और फैसला लेना आसान लगता है, पर युद्ध का ये कठोर गणित और नैतिकता हमें हमेशा इस भयानक सोच में डाल देते हैं। तो खुद से सवाल कीजिए कि शांति की आखिर क्या कीमत होनी चाहिए।